नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास में पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि महाराणा मोकल के पिता महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा के बारे में पढ़ा था। लाखा के बारे में दो बातें अपन और बात करें कि इनके एक तो दरबारी विद्वान, महाराणा लाखा के दरबारी विद्वान, तो ये ध्यान रखना कि दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो एक तो थे धनेश्वर भट्ट, एक तो थे धनेश्वर भट्ट और एक थे झोटिंग भट्ट। ध्यान रखना, महाराणा जो लाखा थे जिनका 62 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था रणमल की बहन हंसाबाई के साथ, इन्हीं के दरबारी जो विद्वान थे वो धनेश्वर भट्ट थे और झोटिंग भट्ट थे। पिछले वीडियो में जो अपन ने बात की थी कि इनके समय चांदी की खान प्राप्त हुई थी, एक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था और 62 वर्ष की आयु में इनका विवाह हंसाबाई के साथ हुआ था और शर्त रखी गई थी कि इनसे उत्पन्न संतान मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो राणा चुंडा ने शासन का परित्याग कर दिया था। इन्हीं के दो दरबारी विद्वान थे, धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। एक था कि जो इनका एक बूंदी आक्रमण था, बूंदी के पहले युद्ध में ये हार गए थे, बूंदी पर इन्होंने आक्रमण किया था और ये इस युद्ध में हार गए थे। तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे बूंदी को क्या करना है, जीतना है। तो इसके लिए एक बूंदी का छद्म अभियान तैयार किया गया, छद्म अभियान यानी कि नकली अभियान तैयार किया गया। तो यहाँ कहते हैं कि इस बूंदी के नकली किले की रक्षा करता हुआ कुंभाहाड़ा मारे गए थे। जो नकली बूंदी का किला था इसकी रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा मारे गए थे। तो ये महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें थी। इसके आगे अपन बात करें कि जो महाराणा लाखा थे या हम सिसोदिया शाखा की बात करें तो सिसोदिया शाखा का जो संस्थापक था सिसोदिया शाखा का जो संस्थापक था वो हमीर सिसोदिया 1326 से 1364 ईस्वी तक। हमीर के बाद शासक बना क्षेत्र सिंह या खेता, ये शासक बने 1364 से 1382 ईस्वी तक। फिर इसके बाद अपन बात करें शासक कौन बना, लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421। इसके बाद शासक बनेंगे मोकल, जो शर्त रखी गई थी उसके तहत मोकल शासक बनेंगे 1421 से 1433। और मोकल के बाद उनका पुत्र महाराणा कुंभा शासक बनेंगे 1433 से लेकर 1468 तक। 68 में इनकी हत्या इनके पुत्र उदा द्वारा कर दी जाती है और 68 से 73 तक शासक बनेंगे उदा। तो ये थोड़ा सा इतिहास का एक छोटा सा क्रम था। अब हम लाखा के बाद जो शासक बने हैं मोकल, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट शासक बने हैं मोकल 1421 से 1433 ईस्वी तक। तो मोकल अल्प आयु में शासक बने हैं। तो यहाँ पर राजमाता कौन है, राजमाता है हंसाबाई। राजमाता है हंसाबाई। कहते हैं कि ये हंसाबाई लाखा के साथ सती होने जा रही थी, तो राणा चुंडा द्वारा इनको सती होने से रोका गया। तो ये राजमाता यहाँ पर कौन कहलाई, हंसाबाई कहलाई। तो ये ध्यान रखना कि हंसाबाई को सती होने से किसने रोका, तो किसके द्वारा रोका गया, राणा चुंडा के द्वारा। अब राणा चुंडा द्वारा रोका गया तो मोकल अल्प आयु में शासक बने। तो इनका संरक्षक बनाया गया राणा चुंडा को। राणा चुंडा को क्या कहा गया है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया है। और राणा चुंडा ने शासन के परित्याग की कसम खाई थी या प्रतिज्ञा ली थी, तो इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनको संरक्षक बनाया गया, लेकिन राजमाता इनको फिर भी शक की दृष्टि से देखती थी कि कहीं ना कहीं इनके मन में शासन को प्राप्त करने की लालसा है। हमेशा शक किए जाने के कारण ये थोड़े परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ये मेवाड़ छोड़कर
मांडू चले जाते हैं। मांडू गुजरात में पड़ता है। मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू गुजरात चले गए। तब हंसाबाई द्वारा मोकल का संरक्षक किसको बनाया गया? अपने भाई रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़ को संरक्षक बनाया गया। रणमल राठौड़ को संरक्षक बनाया। किसका संरक्षक बनाया? मोकल को, क्योंकि राणा जो चुंडा है वो कहाँ चले गए हैं? मांडू। अब देखो ये मेवाड़ में एक समय ऐसा था कि सिसोदियों का प्रभाव कम होता चला गया और राठौड़ों का प्रभाव बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? क्योंकि यहाँ पर मोकल छोटे हैं और इनका संरक्षक किसको बनाया गया है? रणमल राठौड़ को बनाया गया है। और इन्होंने धीरे धीरे राठौड़ों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया है। मोकल के जीवन से और अपन महत्वपूर्ण बात करें तो अपन ने एक पिछले वीडियो में देखा था कि एक त्रिभुवन नारायण मंदिर, एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये चित्तौड़ में बना हुआ है और ये शक्ति सिंह के समय बना था, जहाँ मुंज द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था और इसी के एक वंशज भोज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार, इसका जीर्णोद्धार मोकल द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना, इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? मोकल के द्वारा करवाया गया। इसलिए इस मंदिर को नया नाम पड़ गया, इसे मोकल मंदिर या समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसे मोकल मंदिर या समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मोकल मंदिर या क्या कहा गया है? समिधेश्वर मंदिर कहा गया है। इसके अलावा अपन ने एक और देखा था कि इसके द्वारा मोकल द्वारा क्या करवाया गया था? जो एकलिंगनाथ जी हैं, एकलिंगनाथ जी के परकोटे का निर्माण करवाया गया। एकलिंगनाथ जी के परकोटे का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, जिसको बप्पा रावल द्वारा निर्मित एकलिंगनाथ जी का मंदिर था, इसके चारों तरफ बाउंड्री या परकोटे का निर्माण महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया। मोकल द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिसे समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये थी इनकी महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा अपन देखते हैं कि क्या हुआ कि महाराणा मोकल के समय किसने 1433 ईस्वी में, एक तो गुजरात के शासक, या इससे पहले अपन बात करें कि इन्होंने नागौर के शासक फिरोज खां को भी पराजित किया था। मोकल द्वारा नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया गया। मोकल द्वारा नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया गया। 1433 ईस्वी में गुजरात का शासक का नाम था अहमद शाह। गुजरात के शासक अहमद शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। देखिए कि मोकल ने नागौर के शासक फिरोज शाह को पराजित कर दिया है और 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। तो यहाँ से मोकल की सेनाएं इनका मुकाबला करने के लिए एक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। स्थान का नाम था जीलवाड़ा, और जीलवाड़ा पड़ता है राजसमंद। यहाँ पर दोनों सेनाओं का डेरा है। 1433 ईस्वी में अहमद शाह ने आक्रमण किया, दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं जीलवाड़ा नामक स्थान पर, जो पड़ता है राजसमंद में। यहाँ क्या हुआ कि जब मोकल की सेना यहाँ पर डेरा डाले हुए थी तो यहाँ पर मोकल की हत्या कर दी गई। इस जीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा, मेरा और महपा पंवार द्वारा
चाचा मेरा और महपा पंवार द्वारा मोकल की हत्या कर दी गई। मोकल की हत्या। ये चाचा और मेरा ध्यान रखना, ये क्षेत्र सिंह या खेता के पुत्र थे, दासी के पुत्र थे। क्षेत्र सिंह या खेता की दासी पुत्र थे दोनों। तो इन्होंने किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। किसके कहने पर? महपा पंवार के कहने पर। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अहमद शाह ने आक्रमण किया और दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने हैं, लेकिन युद्ध होता इससे पहले ही चाचा मेरा ने महपा पंवार के कहने पर ही मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब मोकल की हत्या कर दी। इस स्थान पर कहते हैं महाराणा कुंभा भी मौजूद थे। इस स्थान पर महाराणा कुंभा भी मौजूद थे, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया या वापस कहाँ ले गए? चित्तौड़ ले गए। कहाँ लेके गए इनको? चित्तौड़ लेके गए। तो ध्यान रखना कि महाराणा कुंभा को यहाँ मेवाड़ी सरदारों ने बचा लिया है और कहाँ लेके गए हैं? चित्तौड़ लेके गए हैं। यहाँ कुछ इतिहासकार यो भी कहते हैं कि राणा मोकल की एक पत्नी और थी, कमलावती। राणा मोकल की एक पत्नी थी, कमलावती। तो कहते हैं उसने 5 सिपाहियों के साथ अहमद शाह के साथ युद्ध किया। महाराणा मोकल की जो पत्नी थी कमलावती, इसने 5 सिपाहियों के साथ किसके साथ युद्ध किया? मोकल के साथ, अहमद शाह के साथ युद्ध किया। आगे बढ़ते हैं तो मेवाड़ का जो अब नेक्स्ट शासक बनेगा वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे महाराणा कुंभा। तो देखिए ये आपके सामने जो चित्र है वो मेवाड़ महाराणा कुंभा। तो अगर हम इनके शासनकाल की बात करें, अगर हम इनके शासनकाल की बात करें तो देखिए मेवाड़ के नेक्स्ट शासक कौन बने हैं? महाराणा कुंभा। 1433 से 68 तक। ध्यान रखना आपके सामने जो चित्र में है ये चित्र है महाराणा कुंभा का, जिन्हें मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, जिनका सर्वाधिक सांस्कृतिक विरासत में योगदान है। तो वो मेवाड़ के कौन से शासक हैं? वो महाराणा कुंभा है। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम जैसा भी आपके सामने था, पिता का नाम था मोकल और इनकी माता का जो नाम था वो था सौभाग्य देवी। देखिए महाराणा कुंभा 1433 से 1468, पिता का नाम था मोकल और इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी। और यूँ कहीं कह सकते हैं कि अपन वास्तव में इनकी माता सौभाग्यशाली थी कि जिनको महाराणा कुंभा जैसा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। ये भी अल्प आयु में शासक बने क्योंकि मोकल छोटा था जिसकी हत्या कर दी गई, तो महाराणा कुंभा भी क्या थे? अल्प आयु में थे। तो इनका जो संरक्षक था, वो बनाया गया रणमल राठौड़ को। इनका भी संरक्षक बनाया गया किसको? रणमल राठौड़ को। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जब मोकल की हत्या के बाद जब महाराणा कुंभा शासक बने तो ऐसी परिस्थितियों में कुंभा को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा या किन स्थितियों का सामना करना पड़ा? तो हम देखेंगे कि जैसे ये शासक बने इनको 2 स्थितियों का सामना करना पड़ा। 2 स्थितियां कौन सी थी? एक तो देखो अपने पिता की हत्या का क्या लेना? बदला लेना। पिता की हत्या का बदला लेना। और दूसरा जो रणमल राठौड़ था, मैंने आपको पिछले उसमें बताया मोकल के समय कि रणमल राठौड़ का प्रभाव मेवाड़ में बहुत अधिक बढ़ चुका था, या यूँ कहीं राठौड़ों का प्रभाव ही मेवाड़ में अत्यधिक था। तो रणमल राठौड़ द्वारा क्या किया गया? रणमल राठौड़ के प्रभाव को क्या करना था? कम करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब कुंभा के सामने 2 परेशानियां थी, एक तो पिता की हत्या का बदला लेना और दूसरा क्या करना? रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना। तो ऐसी स्थितियों में अब क्या होता है कि सबसे पहले तो ये अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए देखो क्या करते हैं कि एक तो रणमल है, इनके साथ कुंभा है और एक सिसोदिया सरदार है, राघव देव सिसोदिया।
ये तीनों मिलकर चाचा मेरा और इसका पुत्र था एक्का। चाचा मेरा और महपा पंवार इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ध्यान रखना कि रणमल राठौड़, महाराणा कुंभा और राघव देव सिसोदिया ये तीनों मिलकर चाचा मेरा और महपा पंवार पर आक्रमण कर देते हैं। इस युद्ध में चाचा व मेरा तो मारे जाते हैं। ध्यान रखना इस युद्ध में चाचा व मेरा तो मारे जाते हैं, जबकि महपा पंवार और एक्का, ध्यान रखना महपा पंवार और एक्का ये किसकी, मालवा की शरण में चले जाते हैं। मालवा का शासक महमूद खिलजी उसकी शरण में चले जाते हैं। ध्यान रखना क्या हुआ है, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रणमल राठौड़ के साथ राघव देव और रणमल राठौड़ के साथ कुंभा द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, जिसमें चाचा और मेरा मारे गए और महपा पंवार और एक्का यहाँ से भागकर मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा इन्हें पुनः मांगा जाता है, लेकिन महमूद खिलजी इन्हें देने से मना कर देता है। तब युद्ध के माध्यम से इनको पकड़ने की योजना बनाई जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आगे हम बात करें महाराणा कुंभा की कि महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी पर आक्रमण किया जाता है। तो इधर तो अपने मेवाड़ के शासक हैं महाराणा कुंभा और मालवा का शासक है महमूद खिलजी। मालवा का शासक है महमूद खिलजी और इसकी शरण में कौन है, महपा पंवार। ध्यान रखना मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में कौन है, महपा पंवार। तो यहाँ क्या होता है कि महाराणा कुंभा द्वारा महमूद खिलजी पर आक्रमण किया जाता है। कब किया जाता है, 1437 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है। ध्यान रखना कब आक्रमण किया जाता है, 1437 ईस्वी में। इस युद्ध में महमूद खिलजी पराजित होता है, पराजित हो जाता है। इस युद्ध में महमूद खिलजी पराजित हो जाता है। ध्यान रखना 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने आक्रमण कर दिया महमूद खिलजी पर और महपा पंवार को पकड़ लिया जाता है, या इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को यहाँ महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाकर रखा जाता है। ध्यान रखना कि मालवा के शासक महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा ने 1437 में आक्रमण किया है, जिसमें महमूद खिलजी पराजित हो जाता है और इसको 6 माह तक बंदी बनाकर रखा जाता है। महमूद खिलजी से डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं थी और कुंभा का हृदय बड़ा विशाल था, तो कुंभा द्वारा इनको रिहा कर दिया जाता है। 6 माह बाद स्वतंत्र कर दिया जाता है। ध्यान रखना कुंभा द्वारा इनको 6 माह बाद क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। और 1437 में जो आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण को कहा गया सारंगपुर विजय या सारंगपुर का युद्ध, या फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, मालवा विजय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना 1437 में जो आक्रमण हुआ है इसको सारंगपुर का युद्ध या फिर इसे क्या कहा गया है, मालवा विजय कहा गया है। और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक क्वेश्चन जो बनता है, किसका निर्माण करवाया गया है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। और ये विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना कौन सी विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। तो आइए बात करते हैं थोड़ी सी अपन विजय स्तंभ के बारे में। तो आपके सामने जो चित्र पर दिखाई दे रहा है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ, जो कुंभा की विजय का प्रतीक था। किसकी विजय का, कुंभा की विजय का प्रतीक था। ध्यान रखना सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं, एक तो इसको किस किस नाम से जाना गया है। तो सबसे पहले अपन बात करें, ये है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, या इसे क्या कहा गया है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, या अंग्रेजी में हम कहें विक्ट्री टावर,
ध्यान रखना, ये कौन सी इमारत है राजस्थान की? इसे कहा गया है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विक्ट्री टावर, क्योंकि ये महाराणा कुंभा की विजय का प्रतीक है। महाराणा कुंभा की विजय का प्रतीक है। दूसरी बात हम बात करें, ये कितने मंजिला इमारत है? ये 9 मंजिला इमारत है। ये 9 मंजिला इमारत है और 122 फुट ऊंचा है। 122 फीट ऊंचा है। कहीं आपको 120 फीट भी मिलेगा, लेकिन लगभग इसकी ऊंचाई क्या है? 120-122 फुट ऊंचा है। 9 मंजिला क्या है? इमारत है। ये एक तो राजस्थान पुलिस का, राजस्थान पुलिस प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। दोनों चीजें ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। तो आपके सामने जो इमारत है, ये आपने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस का लोगो है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है। किसके द्वारा निर्मित है? महाराणा कुंभा के द्वारा। इसका अगर वास्तुकार पूछ ले, इसका यदि वास्तुकार पूछ ले तो मुख्य तो वैसे तो मंडन है कुंभा का, लेकिन इसका जयिता और जयिता के पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। ध्यान रखना, मुख्य वास्तुकार हमेशा महाराणा कुंभा के कौन रहे हैं? मंडन रहे हैं। और इसका जो वास्तुकार है वो जयिता, नापा, पोमा, जयिता के पुत्र नापा, पोमा और पुंजा, इसके क्या है? वास्तुकार हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949। राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली इमारत जिसके ऊपर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा बात करें अपन, जैसे इसकी तीसरी मंजिल है, तो ध्यान रखना इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर 9 बार अल्लाह लिखा है। 9 बार क्या लिखा है? अल्लाह लिखा है अरबी भाषा में, ताकि कोई मुस्लिम आक्रमणकारी आए और इसे अल्लाह जो शब्द है वो देखकर इस बिल्डिंग को तोड़े नहीं। तो ध्यान रखना कि इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा है? अल्लाह लिखा है। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसकी प्रत्येक इमारत पर अनेक मूर्तियां बनी हुई हैं। तो इसे क्या कहा गया है? इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा गया है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा गया है, या शब्दकोश भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? शब्दकोश के नाम से भी जाना गया है। मूर्तियों का अजायब घर या शब्दकोश, शब्द लिखे गए हैं इसलिए इसको किस नाम से? शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 8वीं मंजिल पर, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। ये भी ध्यान रखना, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। बाकी प्रत्येक मंजिल पर मूर्तियां लगी हुई हैं। इसकी प्रत्येक मंजिल पर मूर्तियां लगी हुई हैं। इसकी जो 9वीं मंजिल है ये बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इस मंजिल का जो जीर्णोद्धार है वो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना कि जो 9वीं मंजिल है इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा बात करें हम, ये जो 9वीं मंजिल है इसके ऊपर क्या लिखी हुई है? इसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। इसके ऊपर लिखी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके लेखक थे अत्रि भट्ट। लेखक तो कौन थे? अत्रि भट्ट। लेकिन अत्रि भट्ट की मृत्यु हो गई तो इसकी रचना को पूरा इनके पुत्र किसके द्वारा? महेश भट्ट के द्वारा पूरा किया गया। और इसकी अगर भाषा देखें तो ये किस भाषा में लिखी हुई है? मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। ध्यान रखना कि इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है इसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है। क्या लगा हुआ है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जो अत्रि भट्ट द्वारा लिखी गई। लेकिन अत्रि भट्ट की मृत्यु होने के कारण इनके पुत्र महेश भट्ट द्वारा इसको पूरा किया गया। मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास लिखा है। ध्यान रखना इसके ऊपर क्या लिखा है? मेवाड़ का इतिहास लिखा है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। ध्यान रखना फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना,
फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किसके की है? रोम के टार्जन से की है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से बेहतर बताया है। कुतुब मीनार से क्या बताया है? बेहतर है। कौन सी इमारत है? जो विजय स्तंभ है, ये कुतुब मीनार से बेहतर कौन बताते हैं? ये कर्नल जेम्स टोड बताते हैं। फर्ग्यूसन ने इसे क्या कहा है? ये रोम के टार्जन से इसके साथ क्या कर दी है? तुलना कर दी है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसे मूर्तियों का अजायब घर या शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम आगे कुंभा का जो सांस्कृतिक योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुंभा की और भी विजय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुंभा के बारे में नेक्स्ट भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।